Hello everyone and welcome to today's session. Hi Neelam. So Yes, yes, finally, yes, finally, finally. हाँ. So hello everyone. Neelam is a equal parenting expert. वो फादर और मदर दोनों को बताती हैं, गाइड करती हैं कि कैसे उन्हें अपने बच्चे के साथ में कैसे उनको नरिश करना है, कैसे उनको बिहेव करना है, कैसे अपने बच्चे को संभालना है, प्लस कैसे जो टीनेजर्स की मेंटल हेल्थ है उस पर वो ध्यान देती हैं, अगर कुछ काउंसलिंग का इशू आता है तो वो उसमें भी हेल्प करती हैं। तो बेसिकली नीलम बहुत सारी चीजों में एक्सपर्ट है, पेरेंटिंग में एक्सपर्ट है, लाइफ कोचिंग में एक्सपर्ट है। तो आज हम नीलम से थोड़ा सा ज्ञान लेंगे ताकि जो पेरेंट्स देख रहे हैं इस सेशन को और जो टीनेजर्स अगर देख रहे हैं, उनके बच्चे अगर हैं पेरेंट्स के, तो वो भी इस ज्ञान को, ये जो इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्टली एक एक्सपर्ट से आ रही है, वो उसको अप्लाई कर सके अपनी लाइफ में और अपने बच्चों की लाइफ में। तो वेलकम नीलम इन दिस सेशन। आई होप आपने बहुत सारी चीजें सोच के रखी है कि आपको क्या क्या चीजें बतानी है। तो एक बार नीलम क्विकली आप अपनी तरफ से थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। Thank you, Richa, for this wonderful opportunity and beautiful intro. So, hello everyone. I'm Neelam, an equal parenting coach. My journey into this field began when I work as a lecturer in management college. मैं काम कर रही थी. After the birth of my daughter, I realized and I started learning about parenting and realized it is really and critical importance. So my passion for helping children and families grew when I started working in a school and understand students are struggling not due to academic issues but because of the problems at home, like parents fighting or other substance issues. So this realization inspired me to transition from teaching children to supporting parents directly, because helping them to create a healthier, more supportive environment for their children. So yeah, from 2021 I started directly work with parents, work with mothers to help them to nurture their kids and make the home happy home. आई एम श्योर आप बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रही होंगी। तो नीलम, आप क्या, अभी आपका जो प्रोफेशन है आप उसमें क्या चीज ज्यादा हैंडल करती हैं? Yes, yes. Thank you for this beautiful question, Richa. So, as an equal parenting expert, मेरा जो focus है वो promote करने पर रहता है mostly कि मैं कैसे parents को help करूँ to balance parenting roles within a families, because it is really important. It is not easy to raise children nowadays because right now the parenting paradigm is really changed. बहुत सारे modern challenges हमें देखने को मिलते हैं, तो मैं help करती हूँ parents को किस तरीके से वो अपने घर में एक सपोर्टिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं. सो आई वर्क विथ पेरेंट्स टू डेवलप स्किल्स एंड स्ट्रैटेजीज that ensure both parents share responsibilities and support each other. So my goal is to help create nurturing and stable environment for children, कि ऐसा नहीं हो कि कुछ दिन बहुत अच्छे हैं, कुछ दिन नहीं अच्छे हैं, and this kind of environment is not good for our kids because वो बहुत छोटे हैं या बड़े हैं, उन्हें नहीं पता कि अभी अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करें. सो आई एम वर्किंग विथ काइंड ऑफ इन्वायरमेंट जहाँ पर हम बच्चे को एक मॉडल बिहेवियर दें, जहाँ पर वो सेफ महसूस करे और उसकी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी आगे इनहेंस हो. ओके, वेरी वेरी नाइस एंड वेरी क्रिएटिव आइडिया. अब इक्वल पेरेंटिंग, ये पहली बार मैंने सुना कि हाँ इक्वल पेरेंटिंग होती है, क्योंकि जनरली जो होती है पेरेंटिंग वो मदर्स ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होती हैं, बट आपने ये बहुत अच्छा इनिशिएशन किया कि पेरेंट्स में दोनों आते हैं, मदर भी है फादर भी है, दोनों के लिए ये जरूरी है अपने बच्चे के बारे में जानना और समझना. तो ये आइडिया कहाँ से आया आपके? यस, बिकॉज मैंने बहुत सारी रिसर्च की और मैंने ये पाया, रिचा, कि इक्वल पेरेंटिंग जो है वो बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी में फिट नहीं होता, इसलिए हम कम सुनते हैं. बिकॉज 82% ओनली फीमेल आर डूइंग पेरेंटिंग. अगर हम अपनी नानी दादी ग्रैंड पेरेंट्स को देखें तो मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो ओन की है वो मदर्स ने ओन की है. तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं वी आर प्रो ऑन पेरेंटिंग कंपैरेटिवली टू द मेल.
राइट, हम यहाँ पे ओन करते हैं, वी नो बेटर, वी नर्चर बेटर, बट इट इज नॉट अ राइट थिंग फॉर अवर सोसाइटी, क्योंकि एक्चुअली जब बच्चे को हम बात कर रहे हैं बड़े करने की, तो वो एक खूबसूरत जर्नी है, बट ड्यू टू सम कह सकते हैं पैट्रियार्की की वजह से कभी कभी जो मेल है वो चाहते तो है करना, बट उनको नहीं पता, दे आर द फर्स्ट जनरेशन हाउ टू डू इट, उनको सीखना है। एंड सम टाइम व्हाट हैपन, हम प्रो हैं इसमें और जो मेन है वो भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो बैलेंस नहीं बनता है। और कभी कभी जो हमारी फीमेल की जो कंडीशनिंग है सोसाइटी ने जो की है, जो हम अपनी मदर के घर से लेकर के आते हैं, हमें लगता है सब कुछ हमें ही करना है, और फिर हम फेड अप होते हैं। मदर्स आर रियली इरिटेटेड, एग्जॉस्टेड, and they are feeling depression, postpartum depression. The reason being because we don't know how to ask for help, how to ask, है ना। तो आई एम डूइंग इक्वल पेरेंटिंग, लेकिन इक्वल पेरेंटिंग स्टार्ट तब होती जब दोनों इक्वल आ जाए। तो आई एम डायरेक्टली फर्स्ट हैंड हेल्पिंग मदर्स कि वो आकर के पहले बिकम माइंडफुल। फर्स्ट यू बिकम माइंडफुल, देन यू आर एबल टू डू इक्वल पेरेंटिंग। इक्वल पेरेंटिंग स्टार्ट करने से पहले एक फाउंडेशन है, यानी कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम है जो हमें अनलर्न करने की जरूरत है बीइंग एन मदर, और उसके बाद ही हम किसी से आस्क कर सकते हैं कि कम एंड ज्वाइन ऑन पेरेंटिंग, एंड फिर उसके बाद हम इस रिश्ते को खूबसूरत बनाते हैं। बिकॉज पेरेंटिंग में बच्चा 8 साल का बड़ा हो रहा है वही नहीं, जब आप मुड़ के देखें तो आप दोनों भी ग्रो करके बड़े होने चाहिए। दिस इज माई पर्सपेक्टिव, नॉट ओनली सिर्फ बच्चे को हम बड़ा देखें। तो मैं इस पे बहुत ही सारी रिसर्च करने के बाद मैंने ये पाया कि दिस इज द नीड ऑफ एन आवर, जहाँ पर दोनों मिलकर के साथ आए। एंड जब आप दोनों मिलकर के साथ आएंगे तो आप उसी टाइम पे आपकी इंटीमेसी, आपकी सेक्सुअल लाइफ एंड आप दोनों का जो कह सकते प्रेम है जो खत्म नहीं होगा, बल्कि वो इंक्रीज होता रहेगा डे बाई डे, एंड देन इट बिकम्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। यस, और जब दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तब उनको एक दूसरे की प्रॉब्लम्स भी समझ में ज्यादा आएंगी, क्या उनके साथ सिचुएशंस हो रही है वो भी ज्यादा समझ में आएंगी। क्योंकि जो फादर हैं वो ऑफिस में है, उनकी अलग स्ट्रगल चल रही है ऑफिस में, मदर की अलग स्ट्रगल चल रही है घर में, तो फादर का अलग टेंशन है, मदर का अलग टेंशन है। आप दोनों एक दूसरे की सिचुएशन, कुछ लोग समझ पाते हैं कुछ लोग नहीं, और फिर वो जो प्रॉब्लम अराइज होती है फिर वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो बच्चे पे निकलती है। बट अगर दोनों अवेयर है और दोनों लोग समझ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वो प्रॉब्लम नहीं होती है। राइट। नीलम, अकॉर्डिंग टू यू ऐसी कौन सी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आजकल आपको लगता है कि टीनेजर्स ज्यादा फेस कर रहे हैं? यस, दिस इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज आज के टाइम में हम देख रहे हैं टीनेजर और प्री टीन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा, क्योंकि ड्यू टू सोशल एक्सप्लोजर, सोशल मीडिया की वजह से हम देखेंगे 11-12 में भी बच्चे बहुत ज्यादा मेच्योर हो जा रहे हैं, राइट। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन उनको बहुत लेट मिलनी चाहिए थी आज शायद पहले मिल जा रही है, उसकी वजह से भी। लेकिन ये सारी जो मॉडर्नाइजेशन है ये कहीं ना कहीं बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी लेकर के आती है, और इसके लिए सबसे मुश्किल होता है टीनेजर्स के लिए इसको फेस करना, बिकॉज दे आर नॉट रेडी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब पेरेंट्स उस टाइम पे अवेयर नहीं होते, जब बच्चे छोटे होते हैं रिचा, तो वहां पर क्या है कि बच्चे को कैसे मैनेज करें। एक पेरेंट स्ट्रगल कर रहे होते हैं लेकिन बच्चा उतना स्ट्रगल नहीं करता। अगर हम 0 to 10 की बात करें, बच्चा उतना स्ट्रगल नहीं करता, लेकिन जब वो टीन एज में आते हैं तो वहां पे जो बच्चे हैं वो अपना स्ट्रगल कर रहे हैं और पेरेंट्स हैं वो अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट आई एम थिंकिंग। मैं आपके बारे में अच्छा सोच रही हूँ, मैं आपकी मदर हूँ या मैं आपके फादर हूँ, मैं आपके लिए अच्छा सोच रही हूँ। तो जिसकी वजह से क्लैश आ जाता है, और हम आज देख भी रहे हैं बहुत सारा गैप देखने को मिलता है हमें टीन एज में, बिकॉज आई एम डूइंग काउंसलिंग सेशंस विद देम, तो आई टोटली अंडरस्टैंड। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ रॉन्ग पेरेंटिंग की वजह से भी बहुत सारी इश्यूज जो हैं वो टीन एज को देखने को मिलते हैं या फेस करने पड़ते हैं। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंजाइटी एंड स्ट्रेस जो आज के टाइम में टीन एज है वो सबसे ज्यादा फेस कर रहा है। उसके पीछे की जो रीजंस है वो है एकेडमिक प्रेशर, अपने आप में हर कोई प्रेशराइज है, घर से अलग प्रेशर है, स्कूल में अलग प्रेशर है। नेक्स्ट थिंग इज सोशल मीडिया की वजह से भी, क्योंकि रियल और रियल लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बट उनका जो ब्रेन है वो भी इतना डेवलप नहीं हुआ है। अगर हम अपनी बात करें तो हमने एक ऐसी लाइफ भी देखी जहाँ पे फोन नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था,
बट जो आज के टाइम में बच्चे वो उसी एरा में ग्रोन अप हो रहे हैं, तो उनके लिए सोशल मीडिया के अलावा ज्यादा कुछ सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, स्पेशली अगर पेरेंट्स ने स्टार्टिंग में बहुत सारा मतलब इफ पेरेंट्स आर नॉट लर्निंग अबाउट पेरेंटिंग, तो उनके लिए कह सकते हैं सोशल मीडिया एक आधार बन करके काम आता है, और उसके साथ में फ्यूचर अनसर्टिनिटीज, ये सारी चीजें, क्योंकि उनको कोई रास्ता नहीं दिखता, इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो एंजाइटी एंड स्ट्रेस इज द मेंटल हेल्थ में सबसे ऊपर मैं लूंगी। सेकेंड मोस्ट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों होता है? फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड आइसोलेशन। क्योंकि आज क्या हो रहा है कि हम सोशल मीडिया पे इतने सारे फ्रेंड लिस्ट है हमारी, सब कुछ है, बट रियल लाइफ में वी आर रियल पीपल, हम रियल ह्यूमन बीइंग है, हमारा एक दूसरे से कनेक्शन बहुत जरूरी है, हमारे पास कोई ऐसा हो जिससे हम अपनी बातें विदाउट एनी फिल्टर शो कर सकें। लेकिन आज हमारे पास सिर्फ लाइक लाने के लिए, क्योंकि हम उस होड़ में बच्चों को देखते हुए जाते हुए देखते हैं, तो उनको लगता है वही लाइफ है, लेकिन रियल में जो लाइफ है वो बहुत अलग है, वहाँ पे रियल कनेक्शन बहुत जरूरी है, और वो जब नहीं होता तो बच्चों के अंदर होपलेसनेस आने लगती है, जो धीरे धीरे डिप्रेस स्टेज में पहुंच जाती है। एंड थर्ड मोस्ट इज, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है आइडेंटिटी इश्यूज। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में टीन फेस करते हैं बिकॉज दे आर स्ट्रगलिंग विद सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ आइडेंटिटी। उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है, अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, लुक वाइज उनका कॉन्फिडेंस कम है, फैमिली स्ट्रक्चर बहुत अलग है, जिसकी वजह से उनके अंदर आइडेंटिटी इश्यूज आ जाते हैं। एंड ये वी कैन से बुलिंग और पीयर प्रेशर इज ऑल्सो, दे वांट द प्रेशर टू फिट इन एंड कंफर्म टू सर्टेन स्टैंडर्ड्स, आई कैन से उसका जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा एक टीम के ऊपर होता है, और जिसकी वजह से, और ये एक ऐसे स्टैंडर्ड्स है जिसे मीटअप कर पाना इतना आसान नहीं है, राइट? कभी भी कि आप हमेशा इसमें खड़े नहीं उतरेंगे पीयर प्रेशर में, कि आप हमेशा सारे स्टैंडर्ड फुलफिल कर रहे हैं। और इन सारे प्रेशर को जब पेरेंट्स भी नहीं समझते हैं, क्योंकि पेरेंट्स और टीन में सबसे ज्यादा हमें गैप देखने को मिलता है, तो वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरह से चैनलाइज हो जाता है और वो उस तरफ जाने लगते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये 3-4 चीजें हैं जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज में है, जो कि देखने को मिलती हैं हमें टीनेज के साथ में। ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये तो हुई टीनेजर्स की प्रॉब्लम की, सोशल मीडिया की वजह से या एकेडमिक्स की वजह से या उनके पीयर प्रेशर की वजह से, बहुत सारी चीजों की वजह से उनको स्ट्रेस हो रहा है। बच्चों की वजह से पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ पे भी उस पे असर पड़ता है कि बच्चे अगर प्रॉब्लम या उनके बिहेवियर की वजह से, स्पेसिफिकली बिकॉज मदर्स बहुत ज्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करती हैं, तो मदर्स के साथ में क्या प्रॉब्लम आती है? यस, मेन प्रॉब्लम इज, ऐसे समझिए अगर मैं जापानीज में बोल रही हूँ और आप हिंदी बोलने वाले हैं या फिर आप इंग्लिश बोलने वाले हैं, तो हम दोनों के बीच में हमेशा क्लैश रहेगा। मैं जो बोल रही हूँ वो आपको नहीं समझ में आएगा, और जो आप कहना चाह रही हैं भले ही वो कितनी ही अच्छी बात क्यों ना हो, वो मेरे लिए मेरे पल्ले नहीं पड़ेगी। आई होप कि आप इस बात पे अग्री करेंगे, बिकॉज हम दोनों कहीं पर भी एक पेस में नहीं है, राइट? तो कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट हो जाता है टीन के साथ में। जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं, स्पेशली टीन एज में आते हैं, जो पेरेंट साइकोलॉजी है वो ये बोलती है कि बच्चों को मैच्योर होना चाहिए, अब उन्हें धीरे धीरे हमें समझना चाहिए, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन समझनी चाहिए, और हमारे दुख दर्द समझने चाहिए, हमारे सेक्रीफाइस समझने चाहिए। इस तरह की एक्सपेक्टेशन आने लगती जब तक कि बच्चा टीन में पहुंचता है, वो ये समझे कि हमारे घर क्या है, रिश्तेदार क्या है, बहुत सारी चीजें, यानी कि एक पेरेंट साइड में एक्सपेक्टेशन बहुत इंक्रीज हो जाती है। लेकिन उसी टाइम पर जब एक टीन की मैं बात करूं, तो उसके पंख फैलना स्टार्ट होते हैं, उसके लिए दुनिया में फ्रीडम स्टैब्लिश होना स्टार्ट होती है, वो एक दुनिया को अपने नजरिए से देखना शुरू करता है। तो वो जो नजरिया है वो हो सकता है उसमें बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट सोशल मीडिया का हो, बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स का हो, बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट फ्रेंड्स का हो, स्कूल का हो, पीयर प्रेशर हो, ये सारी चीजें होती हैं। अब दोनों के साथ में अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत जरूरी है कि आप चाइल्ड साइकोलॉजी को समझें, कि जब वो बड़े हों उससे पहले आपका काम करना बहुत जरूरी है। मतलब ये कि जब तक कि आपके बच्चे, अगर आपके बच्चे अभी टीन में नहीं आए, तो तब तक आपको इतना अवेयर रहना है और अपने आप को एजुकेट करना है कि आपके बच्चे को हमेशा ऐसा लगे कि यू आर द नॉलेजेबल पर्सन। यस, ऐसा नहीं लगे कि आपको कुछ नहीं आता है, क्योंकि क्या होगा कि आप
आपको लग रहा है कि आपका सीखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप समझिए, एक बच्चा जिसको अगर ये बिलीव चला गया कि मेरी मम्मी को या मेरे पापा को इतना कुछ नहीं पता, इस फील्ड के बारे में नहीं पता, तो वो जो थर्ड इंसान के पास जाएगा, अब वो ट्रस्ट के साथ जा रहा है, हो सकता है वो इंसान उसका फायदा उठाए। अब जब वो फायदा उठाए, और हो सकता है कि वो उसको कोई रास्ता बताए जो कि आपके हिसाब से सही नहीं है, लेकिन अब आप समझिए, आप ट्रस्ट वहां पे खो चुके हैं, अब आपका बच्चा किसी और के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। तो कई बार जो पेरेंट्स गलती करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरी रिसर्च कहती है वो ये ऋचा, कि कई बार हम अपने आप को अपडेट नहीं करते। मतलब बच्चा हमारा 15 साल का हो गया, लेकिन हम अपने वही 20 साल वाले नजरिए से ही चल रहे हैं कि अच्छा, फोन में हमें कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता कौन सी फील्ड्स आ रही है, हमारा बच्चा किस में इंटरेस्टेड है, ये सारी चीजें नहीं पता, जिसकी वजह से सबसे पहले गैप आना स्टार्ट होता है। तो मतलब ये सबसे बड़ा एक इशू है। अब जब गैप आता है तो मदर्स और सबसे ज्यादा जो पेरेंट्स फेस करते हैं वो जो गैप है, अब उस गैप की किसी को आदत नहीं होती। अब अचानक से जब इतना गैप आता है, दे डोंट नो अब क्या करें, तो वो हर पूरी पॉसिबल कोशिश करते हैं कि उसे कंट्रोल कर सके। और बच्चा जितनी कस के आप जिस चीज को पकड़ेंगे, वो उतना ही कस के छूटने की कोशिश करेगा। सिंपल सा तरीका है। तो वो बच्चा उतना ही कोशिश करता है कस के कि मैं छूट जाऊं यहाँ से, किसी तरीके से मैं इनकी बात नहीं मानूं, जस्ट प्रूव देम रॉन्ग। और ये जद्दोजहद सी शुरू हो जाती है। तो ये कह सकते हैं जो पेरेंट्स है, उन्हें लगता है मैं कहाँ गलत हो गई हूँ या मैं कहाँ गलत हो गया हूँ, हमने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से हमारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ या हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमें नहीं पता। तो इट इज नॉट अ वन वे लाइन, इट इज टू वे ऑलवेज। जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें भी धीरे धीरे ग्रो करना है, हमें भी अपडेट करना है अपने आप को, नो मैटर वॉट, कि हम किसी एक फील्ड में हैं और हम अपने बच्चे की दुनिया में एंटर ही नहीं कर रहे। तो अगर हम एंटर नहीं कर रहे, एक टाइम ऐसा आएगा कि हम चाहेंगे तो वो हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि गैप बहुत बढ़ गया है। गैप बहुत बढ़ गया है, फिर वो आपको इन्वॉल्व नहीं करेगा अपनी लाइफ में। इन्वॉल्वमेंट तभी होगा, सी हम दोनों लोग इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन पेरेंटिंग एंड आई एम ऑल्सो, तब हम इन्वॉल्व हो गए। लेकिन सपोज यू आर समवन इंटरेस्टेड इन आर्किटेक्ट, तो हम दोनों का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा। वो एनर्जी, वो थॉट्स, वो इमोशंस ही नहीं वो मैच हो रहे हैं। और आप जब बच्चे को आपसे बात करनी थी, तब आप शायद अवेलेबल नहीं थे, या आप उसकी चीजें समझ नहीं पा रहे। बिकॉज जब हम टीन थे तो हमारा बिहेवियर अलग था, आज के टीन का बिहेवियर अलग है। अब हम अगर सोचे कि नहीं, हमें वैसे ही रहना है जैसे हमारे पेरेंट्स रहते थे, तो वो डिस्टेंस आप बढ़ा रहे हैं, वो गैप आप बढ़ा रहे हैं बच्चे के साथ में। बिकॉज आज के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा ब्रेन से भी शार्प होते हैं। क्योंकि मैं देखती हूँ कि जैसे मैं थी या अभी भी अगर मैं हूँ, तो जो आजकल के बच्चे वो बहुत ज्यादा शार्प है, हर चीज है वो बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, अच्छी चीज भी खराब चीज भी। तो वो आपको थोड़ा अवेयर रहना होगा कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, आप कैसे उसको दे रहे हैं एनवायरनमेंट, ताकि वो सबसे अगर मैं बात करूं, सबसे मेन जो आपका क्वेश्चन था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो पेरेंट्स फेस करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन बैरियर्स। कम्युनिकेशन बैरियर जो सबसे ज्यादा पेरेंट्स फेस करते हैं, या बिहेवियर इश्यूज फेस करते हैं, प्रेशर फेस करते हैं, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत जिद करते हैं। टेक्नोलॉजी यूज के मामले में बहुत ज्यादा पेरेंट्स फेस करते हैं कि बच्चे हमेशा फोन पर लगे हुए हैं, क्योंकि अब सबके पास उस स्टेज तक आते आते अपने अपने फोन हैं। तो वो ये सारे चैलेंजेस जो हैं कि सबसे ज्यादा मतलब जो पेरेंट्स हैं वो फेस करते हैं। मेरा जो रियलाइजेशन है या जो मेरी रिसर्च है वो इस बात को कहती है कि ये मेन प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। और अगर कम्युनिकेशन कहीं पे भी गैप होगा, तो ऐसे समझिए कि आपकी लाइफ में उस इंसान से आप गैप में आ जाएंगे, मतलब आपके और उनके बीच में संबंधों में मिठास नहीं रहेगी, चाहे वो कोई भी हो। तो अगर बच्चे के साथ में कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ रही, मान लीजिए स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या बच्चा किसी वजह से आपके साथ ओपन अप नहीं हो रहा है, तो पेरेंट्स उस टाइम पे क्या कर सकते हैं? बिकॉज काफी टाइम तो निकल गया, जो निकल गया वो निकल गया। अब अगर वो उनको स्टार्ट करना है, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपने बच्चे को हेल्प करने में? यस, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि आपको ये मानना पड़ेगा
कि आपको थर्ड पर्सन की वहां पे एंट्री चाहिए। मतलब अगर आपके और आपके टीम के बीच में अच्छे रिलेशनशिप नहीं है तो यू नीड टू हेल्प पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स, काउंसलर की आपको हेल्प लेनी है, क्योंकि वो आपके बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे। ओके। क्योंकि अभी क्या हो रहा है टीम में, अगर आपके बीच में एक ऐसी सिचुएशन आ गई है, वो सारे गैप आपको दिख रहे हैं, तो ऐसे समझिए जो आप बोल रहे हैं वो आपके बच्चे ने उसमें कान बंद कर रखे, और जो वो बोल रहा है वो आप नहीं सुनना चाहते, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं, लेकिन खड़े पास। तो अब आपको थर्ड पर्सन की जरूरत है। यू नीड टू सीक सपोर्ट, चाहे वो मतलब कि ट्रस्टेड फ्रेंड्स हो या फिर काउंसलर्स हो, जिससे कि आप किसी से बात कर सकें। डू नॉट फील कि मैं अकेली हूँ, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा, इसमें शर्मिंदगी है। नो, दिस इज द ओनली अ फेज। वो बच्चा आपके ही पास आएगा, लेकिन अगर आप इस फेज को बेटर तरीके से निकालेंगे तो आपका बहुत अच्छा एक टाइम, और इस समय आपके बच्चे को आपकी गाइडेंस की जरूरत है, सबसे बड़ी चीज ये। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो सपोर्ट जरूर से जरूर लीजिए। ये नहीं कीजिए कि आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं, मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ठीक है मैं जितना भी समझा पाऊंगा वो समझाऊंगा, नहीं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आस्क फॉर योर चाइल्ड, आस्क बूस्टर ओपन कम्युनिकेशन आई कैन से, जहां पर आप एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिससे कि जो टीन्स है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, बिकॉज आई एम वर्किंग विथ लॉट्स ऑफ राइट नाउ पेरेंट्स एंड टीन्स। और मैं जब स्कूल में भी थी, जो 12th के बच्चे थे, 10th के बच्चे थे बोर्ड एग्जामिनेशन के, दे आर इन द टीन एज। बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर नॉट गेटिंग स्पेस। अगर वो एक्सप्रेस कर दे अपने घर में तो डांट पड़ेगी, कोई उनको समझ नहीं रहा है। तो बहुत जरूरी है बीइंग एन पेरेंट कि आप फोस्टर करें ओपन कम्युनिकेशन घर में, बच्चे को सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जहाँ पे वो खुद को एक्सप्रेस कर सके। आई नो समटाइम इट्स हार्ड, क्योंकि वो कुछ भी बोल रहे हैं, सपोज वो बोल रहे हैं कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, तो लेट देम एक्सप्रेस। और सेकंड थिंग इज अंडरस्टैंड एंड एम्पैथाइज। इट इज सुपर सुपर इम्पोर्टेंट कि आप अपनी जगह खड़े होकर के उनको मत समझें, बल्कि एम्फेसाइज करें कि उनकी जगह जाकर के उनको समझने की कोशिश करें। रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड देयर चैलेंजेस। आप ये नहीं बोलिए हमारे टाइम पर तो ऐसा था, हमने तो इतनी मुश्किलें देखी, हमें तो एक चीज सर्च करने के लिए 10 किताबें पढ़नी पड़ती थी, आपको एक गूगल सर्च पे मिल जाता है। दिस विल नॉट गिव क्रिएट एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप और कनेक्शन नहीं होगा। तब वो आपको अपनी दुनिया की बातें क्यों बताएं जब आप अपनी दुनिया में ही खुश हैं और उसी की एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो उस टाइम पर भी चैलेंजिंग सिचुएशन थी, हमें ये मानना पड़ेगा कि आज के टाइम पर पढ़ना भी बहुत चैलेंजिंग है। एंड थर्ड इज सेट बाउंड्रीज, एस्टैब्लिश क्लियर बाउंड्रीज अराउंड द स्क्रीन टाइम। दिस इज सुपर सुपर इम्पोर्टेंट फॉर अर्ली एज ऑफ पेरेंटिंग। ये नहीं होना चाहिए, आप भी अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए स्क्रीन टाइम के अकॉर्डिंग, और आपके घर में एक हेल्दी बाउंड्रीज होनी चाहिए। जैसे हम लोगों के घरों में होती थी 10 बजे के बाद कोई घर के बाहर नहीं रहेगा, सब लोग घर में आ जाएंगे, 7 बजे तक सारे बच्चे घर में खेल रहे होंगे तो भी आ जाएंगे। तो हम लोग छोटे थे तो हम लोग एक दूसरे से आंटी लोगों से टाइम पूछते थे, किसी भी तरीके से चले आते थे घर पे। तो ये एक बाउंड्रीज थी जो पूरे घर को जोड़े रखती थी। तो ये सारी आज के टाइम पे स्क्रीन टाइम बाउंड्रीज आर रियली इंपॉर्टेंट। एंड फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इंकरेज इंडिपेंडेंस। जो टीन्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दीजिए। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि बच्चे के लिए यही कोर्स ठीक है, या फिर 80% मार्क्स ही लाना जरूरी है, 90% लाना भी जरूरी है, और उसके लिए हम जो मेहनत करना चाहें वो करते हैं, जितना पढ़ाना चाहें, जितनी कोचिंग। मैं चाहती हूँ कि आप उनको इंडिपेंडेंस थोड़ी सी दीजिए, क्योंकि वो खुद से डिसाइड करें, थोड़ी सी लिबर्टी हो उनके पास। लेट देम फेस चैलेंजेस, लेट देम फेस कॉन्सिक्वेंसेस। ट्रस्ट में, अगर आपके मार्क्स कम भी आते हैं बच्चे के, तो वो अपनी उससे सीखेगा, ये उसकी लाइफ है। हम बहुत ज्यादा कभी कभी अटैच हो जाते हैं उनके मार्क्स से, एंड बहुत ज्यादा उनकी सक्सेस से, बहुत ज्यादा परसेंटेज से, जिसकी वजह से भी कई बार हम छोड़ नहीं पाते। तो बहुत जरूरी है, जो जो हमारे टीन एज के बच्चे हैं, वो सबसे जरूरी है उनके लिए इंडिपेंडेंस। वो चाहते हैं कि लोग मुझे समझें, लोग मुझे माने कि मैं समझदार हो गया हूँ। एक है बोलना और एक है इस बात का एहसास करना। तो दीज 4 थिंग्स आर really very important for parents if they really want to establish better relationship with the teenagers.
टीनेजर्स, यस। बिकॉज ये जो आपने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनको थोड़ी सी फ्रीडम दीजिए, ये मैंने डॉक्टर शिफाली का भी एक वीडियो देखा था, तो उन्होंने भी यही बोला कि एज अ पेरेंट्स बहुत बार ऐसा होता है कि हम बच्चे से वो चाहते हैं जो हम खुद नहीं कर पाए अपनी लाइफ में। हम बच्चे से वो चीज एक्सपेक्ट करते हैं, या हम सोचते हैं कि इसके लिए ये बहुत अच्छा है, और फिर वो मुझे उस चीज के लिए थैंक यू बोले। तो ये सेल्फलेस लव नहीं है। आप एक बाटा सिस्टम कर रहे हैं कि हाँ मैंने तुमको ये दिया, अब तुम मुझे बदले में ये दो, बट उसकी एक अलग लाइफ है, उसकी एक अलग जर्नी है। हाँ आप उसको थोड़े से सॉल्यूशंस दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, बट वो भी आप तब दीजिए, एक बार आप उसको बता दीजिए, लेकिन उसके बाद उसको आने दीजिए अपने पास। जब वो आपसे पूछे तब आप दीजिए, ये नहीं कि आप अपने ही तरफ से बताए जा रहे हैं, फिर आपकी सॉल्यूशंस है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो यस ये भी जरूरी है कि आप अपने अचीवमेंट जो आप अपनी लाइफ में नहीं कर पाए, अचीव नहीं कर पाए, आप वो बच्चे चाह रहे हैं कि आप मेरे बच्चा आईआईटी में जाए, भले ही आप नहीं जा पाए, तो बच्चा चाह रहा है अगर, तो वेल एंड गुड है कि हाँ उसको अगर आईआईटी में जाना है। अगर उसको नहीं जाना है तो उसपे हाँ यस बिकॉज ये सारी चीजें, ये डिप्रेशन और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सुनने में आती हैं कि जब बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि कोटा से बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, सुनने में आते हैं कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया, अटेम्प्ट करा, नहीं हो पाया, बार बार अटेम्प्ट करके वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ गया कि उसने सुसाइड कर लिया। तो इस टाइम पे मेरे ख्याल से पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आईआईटी के अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिससे निकल के बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। आईआईटी, आईआईएम ये अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस एक यही कॉलेजेस हैं कि आपको वहीं जाना है, उसके अलावा आप कहीं पे कुछ नहीं कर सकते। यस यस नीलम, एंड रिचा यस yes and I also agree with this. One thing really hit me so hard कि जब भी एक बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट करता है जस्ट बिकॉज ऑफ उसके मार्क्स नहीं आए या उसने कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया और उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने पेरेंट्स से आके बोले, तो उस टाइम पर सबसे बड़ा फेलियर है पेरेंटिंग का, सबसे बड़ा फेलियर है सोसाइटी का। आई बिलीव इन दिस बिकॉज इफ वी आर नॉट गिविंग अ प्रॉपर स्पेस टू आवर चिल्ड्रन कि वो आकर के बोले हाँ फेल हो गई मैं, अब व्हाट्स द नेक्स्ट, मुझे दोबारा से कोशिश करनी है, मुझे तीसरी बार कोशिश करनी है, चौथी बार कोशिश करनी है, और ये कोशिश तब तक करनी है शायद मैं जब तक चाहूँ, और शायद ये कोशिश मुझे तब तक करनी है कि हाँ ठीक है मैं अब इस बार मैं कोशिश करूंगा, निकला तो निकला, नहीं निकला तो नहीं निकला, दिस इज ओनली अ एग्जाम। इससे अच्छे भी ऑप्शन है, और जब आप इसके अलावा कुछ चुनोगे नीट के अलावा तो हो सकता है आप दूसरी फील्ड में जाओ। मतलब इसको हम ये नहीं बोले कि नीट के अलावा भी ऑप्शन है, हम ये बोल सकते हैं तुम नीट करना चाहते हो तुम करो, नहीं करना चाहते हो मत करो, लेकिन हाँ दिस इज द लाइफ। आपको इस सोसाइटी में, इस दुनिया में कुछ ऐसा करके जाना है जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। आप इस दुनिया में आए हो, मैंने आपको पढ़ाया लिखाया, इस गवर्नमेंट ने, इस सोसाइटी ने आपके ऊपर बहुत पैसा खर्च किया है, सब कुछ आपको मिला है, अब नाउ दिस इज योर टर्न टू गिव बैक इन द सेंस ऑफ आप अच्छा कुछ करिए जिससे कि आप सोसाइटी को, जो आपने पढ़ा लिखा है, कुछ बैक करिए। डॉक्टर बनोगे तो आप सर्विस कर रहे हो, बट व्हाट हैपन व्हेन वी अटैच देयर दीज थिंग्स विद द स्टेटस, तो ये बहुत छोटी बन जाती है और कहीं ना कहीं इतना छोटा बन जाता है कि बच्चा ही उससे बाहर नहीं निकल पाता और वो सुसाइड जैसी चीजें करने की बात सोचता है। तो ये सुसाइड सिर्फ इस फैमिली के लिए नहीं है, सोसाइटी के लिए भी, और ये सबसे बड़ा पेरेंटिंग फेलियर है। अगर मार्क्स यहाँ पे मिलने चाहिए पेरेंट्स को, कोई बोले तो ये सबसे बड़ा फेल है अगर वहां पर एक बच्चा सुसाइड कर रहा है और आके आपसे नहीं बोल रहा है, अपने टीचर्स से नहीं बोल रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मतलब आई बिलीव इन दिस कि यस दिस इज नॉट द राइट थिंग। हम क्या करेंगे सब कुछ करके, बिकॉज ये जो केसेस हैं सुसाइड के, ये जब मैं छोटी थी, तो जब आई थिंक मैं 12th में थी, तो मेरे साथ में एक लड़की बैठी थी, उसने मतलब वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, उसके 2 भाई थे, एक बड़ा था तो वो आईआईटी में थे, तो उनका भी यही था कि इसको भी वहीं जाना है। आई डोंट नो क्या सिचुएशन थी, बिकॉज वो क्या उसके दिमाग में चल रहा था, सडनली एक दिन न्यूज आई कि उसने अपने जहाँ से पहले रहती थी तो नए घर में चली गई थी, पुराने घर में उसने सुसाइड किया। एंड आई वाज सो शॉक्ड कि कल तक वो मेरे बगल में बैठती थी, कल तक हम बात करते थे,
सडनली क्या, अच्छा पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। एंड वो चीजें इतनी शॉकिंग होती हैं। या फिर अगर आप अपने बच्चे को इतना ज्यादा उस पर प्रेशराइज कर रहे हैं, कि अगेन एक केस था मेरी दीदी के साथ में, वो लड़की थी, तो उनके फादर बहुत ज्यादा उसको प्रेशराइज करते थे मार्क्स के लिए। इवन तो अगर वो ट्यूशन जा रही है और मार्क्स कम आए हैं तो सड़क पे ही मार दी अपनी बेटी को। बच्चे वहां खड़े हैं, अब भले ही वो बच्ची 10th में है, वो बड़ी हो रही है, आपको कुछ बोलना है आप उसके घर पे बोलिए। और वो इतनी अच्छी थी दीदी पढ़ने में, बट स्टिल अगेन वही प्रेशर की वजह से, क्योंकि वो नर्सरी जाती थी पौधे लेने, तो उन्होंने वहां से एक दिन दवाई ली, नर्सरी वाला जानता था कि तो आती है, उन्होंने दे दी दवाई और उन्होंने खा ली। अब वो खाने के साथ तुरंत ही उन्होंने वो करा कि नहीं मम्मी मुझे बचा लो, बट क्योंकि वो सारी केमिकल्स अभी बॉडी में चले गए, तो एट द टाइम उनकी भी डेथ हो। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा खराब लगती हैं शुरू से ही, कि आप बच्चे को इतना ज्यादा प्रेशराइज मत करिए। कम से कम ये सोचिए बच्चा है अभी आपके साथ में, तो कुछ तो अच्छा करेगा अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे तो। बिल्कुल। हेल्थ अगर हम कहें तो बच्चे अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ऐसी कोई स्किल है या कोई टेक्निक आपके हिसाब से कि ये काउंसलिंग की स्टेज तक ना आना पड़े, वो खुद ही अपनी हेल्प कर सके? यस, दिस इज अ रियली अ गुड क्वेश्चन कि बच्चे कैसे अपनी हेल्प कर सकते हैं। बट जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो कई बार ये काउंसलिंग को हम इतना हैवी बना देते हैं रिचा अपनी लाइफ में। आई थिंक दिस शुड बी वेरी नॉर्मलाइज, बिल्कुल नॉर्मलाइज होना चाहिए। जैसे हमें कभी एसिडिटी फील होती है तो हम इनो ले लेते हैं, जब हमें ठीक नहीं लगता तो हम कुछ ना कुछ तो करते हैं ना उसको ठीक करने के लिए फिजिकल लेवल पर, राइट। आप छोटी से छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में सोचिए और अब आप उसके बारे में हमेशा एक्शन लेते हैं कि अगर आपका सर दर्द हो रहा है तो आप रेस्ट करेंगे, किसी और को बताएंगे कि मेरा सर दर्द हो रहा है और दवाई लेंगे। आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ लेंगे। तो हम फिजिकल लेवल पे कितना एक्टिव हैं और हर छोटी से छोटी चीज को लेकर के हम उस बारे में बात भी करते हैं, सोचते भी हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मेंटल इश्यूज की, जब मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो हमें जरूरत है किसी ना किसी की हेल्प लेने। तो काउंसलिंग को भी हम बहुत हैवी ना रखें, बहुत नॉर्मलाइज रखें कि जब भी मुझे अपनी लाइफ में जरूरत होगी, चाहे वो टीन एज हो, पेरेंट्स हो, मैरिज इश्यूज हो या प्री मैरिज काउंसलिंग है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, प्री करियर काउंसलिंग है, इन सबको हमें नॉर्मलाइज करना होगा जैसे हमने बाकी सारी चीजों को नॉर्मलाइज किया है। इफ वी रियली वांट यूथ जो है वो हेल्दी स्टेट में रहे, क्योंकि जो पजल्ड है वो हमेशा पजलनेस और फैलाएगा, मतलब वो किसी भी रिश्ते में जाए। तो जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सबसे जरूरी है अगेन लर्न टू मैनेज जो इमोशनल हमारा रेगुलेशन है, जो इमोशंस है हम उसको कैसे रेगुलेट करें। इट इज फर्स्ट इज लर्न हाउ टू मैनेज एंड एक्सप्रेस इमोशंस इन अ हेल्दी वे। व्हाट डज इट मीन कि गुस्सा आना नॉर्मल चीज है, लेकिन हम उसको कैसे एक्सप्रेस करें। कभी अगर जेलेसी फील हो रही है तो वो फील होना नॉर्मल है, लेकिन हम उसको कैसे कोप अप करें। दिस शुड बी कह सकते हैं मॉडल बाय पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ टीन और फ्रंट ऑफ किड्स, जिससे कि वो ये सारी चीजों को समझे। आज कितना नॉर्मल लगता है हमको, बड़े लड़के हैं 12th में वो झगड़ा कर ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू मैनेज देयर इमोशंस। गुस्सा आना तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या करें, राइट। एंड the first thing is emotional regulation and the second is resilience. What does it mean by resilience? कि develop the ability to recover from setbacks. मतलब लाइफ में अप डाउन होगा, कभी मार्क्स कम आएंगे, कभी ज्यादा आएंगे, कभी कोई हमसे आगे होगा, कभी हम किसी से आगे होंगे, तो हम उससे रेजिलियंस के साथ में, यानी कि हम उससे रिकवर कर सकें। ये बहुत जरूरी एक स्किल है। ये इट इज नॉट कम्स नेचुरली, कुछ लोगों में आती है, लेकिन ये एक स्किल है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर टर्म 1 में मार्क्स कम आ गए या फिर 10th में मार्क्स कम आ गए, तो फिर उसके बाद वो एक अपने साथ ही एक युद्ध करने लगते हैं, अपने आप को ही सजा देने लग जाते हैं। तो इट इज रियली इम्पोर्टेंट स्किल जो कि हमें एक यूथ में और एक टीन एज में होनी चाहिए। अगेन ये कहाँ से आएगी? जब पेरेंट्स ओपन कॉन्वर्सेशन करेंगे, पहले से इसके बारे में अवेयर होंगे कि हमें कभी कभी पेरेंट्स क्या करते हैं, ये होता क्यों नहीं, क्योंकि हम अपना स्थान इतना ऊंचा रखते हैं, हम कभी बताते ही नहीं है कि हम कभी फेल भी हुए हैं अपनी लाइफ में,
और हम कई बार फेल होते हैं, कई बार हमारी डांट पड़ी होती है, कई बार हम चाहते थे वो चीजें हुई नहीं, लेकिन हमने तब भी उसके आगे बढ़ना सीखा। तो हम बताते भी हैं तो बच्चों को बहुत प्रेस से बताते हैं, ये नहीं बताते कि मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम पे, मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा था, मुझे किसी से ये डांट खानी पड़ी, तो मतलब मुझे ये चीजें सहनी पड़ी। तो जब हम ये सारी चीजें बताते हैं, नॉट इन द फेम ऑफ कि हम अपने बच्चों को ह्यूमिलेट करें, जबकि उनको बताते हैं जो रियल फैक्ट था, तो क्या होता है, इससे बच्चों के अंदर भी वो विरासत के तौर पे कैरी फॉरवर्ड होता है, रेजिलियंस भी। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट स्किल इज क्रिटिकल थिंकिंग, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आई थिंक सारी चीजों में। बिकॉज व्हाट हैपन, जब क्रिटिकल थिंकिंग की बात आती है तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, यू हैव अ एबिलिटी टू इवेल्युएट इंफॉर्मेशन, जो भी आपको मिल रही है वो क्रिटिकली आप उस पर सोच पाए। आज मेरी बेटी 8 साल की है, तो वो जब भी बोलती है आज मैंने ऐसा समझा, ऐसा देखा, एक इंसान वहां से कूद गया और ऐसा हो गया, तो मैं तुरंत पूछती हूँ व्हाट डू यू थिंक, इज इट पॉसिबल? तो शी सेज नो। तो मैंने कहा ओके, तो मैंने देखा था, तो देखना आप क्या उस इंसान को जानते हैं? तो उसने बोला नहीं। तो मैं उससे पूछती हूँ फिर आपको इतना ट्रस्ट क्यों हो रहा है, क्या आपको ट्रस्ट करना चाहिए? तो शी सेज नो। तो बाय दीज क्वेश्चंस आई जस्ट मेक हर अवेयर कि सी, चीजें तो आपके सामने आएंगी, ऐड भी आएंगे तरह तरह के, लेकिन क्या ये सच में ये पॉसिबल है? तो आप ये सोचिए। तो क्रिटिकल थिंकिंग इज अ मेजर इम्पोर्टेंस, बिकॉज सोशल मीडिया एंड मतलब बहुत सारी चीजें, मार्केटिंग एंड एवरीथिंग इज नाउ गोइंग ऑन, तो हमें बहुत कुछ परोसा जाएगा, लेकिन वी हैव दिस काइंड ऑफ एबिलिटी, हम ये सोच पाए क्या ये रियल है या फिर ये सिर्फ ये शो ऑफ करने के लिए किया जा रहा है, मैं चाहता भी हूँ इसका पार्ट बनना या नहीं। मतलब ये क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सिर्फ फॉलोअर ना बने, हम सिर्फ सोचे समझे, क्योंकि हमारे पास एक सबसे बड़ी सुपर पावर है, वो है थिंकिंग एबिलिटी। हम सभी लोग सोच सकते हैं और हम सब लोग सभी से अलग सोच सकते हैं। जो आप और मैं जरूरी नहीं है अग्री करें, लेकिन हम अग्री नहीं भी करें तब भी हम राइट हो सकते हैं। तो दिस इज द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्किल आई थिंक टीम को मेंटेन करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जिससे कि वो बैलेंस कर सके अपनी एकेडमिक्स को, सोशल और पर्सनल लाइफ को, जिससे कि वो अवॉइड हो बर्न आउट होने से। ज्यादा कभी कभी टीन वाले बच्चे जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं, वो सिर्फ पढ़ाई में ही लगे हुए हैं, उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, सोशल लाइफ नहीं है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में नहीं है। सो आई वांट कि वो अपना टाइम मैनेज करना सीखें। ये नहीं करें कि सिर्फ और सिर्फ बोर्ड आ रहे हैं या फिर पढ़ाई का टाइम है तो बाकी सब कुछ स्टॉप कर दिया। एकेडमिक्स हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन वो पूरा का पूरा वही इम्पोर्टेंट नहीं है। आज हमारे सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मौजूद हैं जो कि मतलब इस बात को प्रूव करते हैं। आई थिंक these skills are really important to live a healthy and happy life. नीलम, और जो एक सबसे अच्छा पॉइंट आपने बताया रेजिलियंस का, कि पेरेंट्स हमेशा कोई भी अपनी स्टोरी बताते हैं तो किसको भी बताते हैं, मेरे साथ में ऐसा हुआ, बट उस टाइम पे आपके साथ में आपके क्या मेंटल स्टेट थी, आपकी क्या थिंकिंग थी, क्या थॉट्स थे। हम जनरली अच्छी चीजें बताते हैं, फनी चीजें बताते हैं, हमने क्या प्रॉब्लम फेस करी, एक्चुअल में क्या था, किस वजह से था, क्या आउटकम आया, क्या गलती हुई, जैसे आपने कहा, हम वो चीजें नहीं बताते तो फिर बच्चे को लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने सब सही किया है और अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो वो बहुत बड़ी गलती है, कि मेरे पेरेंट्स ने तो कभी गलती की नहीं। बट अगर उसको पता है कि मेरे पेरेंट्स के साथ भी ऐसा हुआ है और अगर ऐसा हुआ और उन्होंने ऐसा किया तो शायद मैं ऐसा करूं तो मैं भी इस प्रॉब्लम से निकल सकता हूँ। तो इनडायरेक्टली आप उसको सॉल्यूशंस दे रहे हैं, आप बस अपनी स्टोरी शेयर करके, बट हमें खुशी खुशी वाली नहीं, कभी वो प्रॉब्लम वाली, सैडनेस वाली, ताकि बच्चे को पता हो कि मेरे पेरेंट्स ने सब तरह के इमोशंस के बारे में उनको पता है और मैं अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर कर सकता हूँ। यस, एंड वी शुड नॉर्मलाइज दिस, कि फिर ये हिम्मत मिलती है कि अगर ये ओवरकम कर सकते हैं तो ये हो जाएगा। वो बच्चे भी फिर इजीली एंड कंफर्टेबल फील करेंगे जब हम ये बताएं कि पता है 10th में मुझे भी डर लग रहा था कि मेरे मैथ में मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, या मुझे भी बहुत डर लग रहा था इंग्लिश में, लेकिन आई एम ग्लैड कि मेरा इतना परसेंटेज आ गया। तो वो बच्चा भी आगे से आके बोलेगा मुझे पता है इस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि
अब वो कनेक्ट कर पा रहा है। कनेक्शन तभी होगा जब हम दो लोग एक ही पेज में एक ही टॉपिक पर एक ही इमोशन के साथ बात करेंगे, अदरवाइज वो ऑप्शन नहीं है। हम किसी भी महान व्यक्ति या महानता दिखा करके कनेक्शन नहीं बनेगा, वो आपको प्रणाम करेगा चला जाएगा, लेकिन हम चाहते क्या है, लव क्रिएट करना। तो लव और कनेक्शन के लिए हमें सेम पेज पे आने होगा, और मुझे लगता है इसके लिए हमें कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अपने फेलियर्स होते हैं, तो व्हाई नॉट, हम क्यों नहीं शेयर करें उनसे। थोड़ा सा आप अपनी कमजोरी उसको बताएंगे, थोड़ी सी चीजें बताएंगे तो वो और अच्छे से समझ पाएगा। तो नीलम, बहुत सारी चीजें हो गई, अब आप बताइए कि आप कैसी थी टीनेज, आप कैसे स्टूडेंट, आप कैसी बेटी थी, बच्ची थी, बिकॉज ये सारी चीजें तो आजकल की हो गई। अब थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं, बहुत सारी चीजें समझ में आती है लोगों को। Yes, and yeah, I want to tell, and I really want to be very honest. I used to be a very submissive child. तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी जब मैं टीन थी, बहुत ज्यादा रेजिलिएंट भी नहीं थी, आई कैन से, बिकॉज आई यूज टू बी वेरी सबमिसिव। जो बोला गया वो करना, जो मेरी मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, जो टीचर्स ने बोला, बस चुपचाप से वही चीजें करते जाना, और उसके अलावा मैं कुछ नहीं सोच रही थी। तो अगर कुछ भी उस टाइम पे मेरे दिमाग में नहीं था, जैसा बोला, तो आई वॉज ऑल्सो, कभी कभी मेरा अच्छे मार्क्स भी आते थे, कभी कम भी आते थे, बहुत कम नहीं आते थे, बस ये था कि एवरेज रहता था, और कभी कभी अच्छे भी आ जाते थे किसी सब्जेक्ट में, तो मैं बहुत खुश हो जाती थी, और कभी नहीं। तो ये कुछ इस तरह की जर्नी रही जब मैं टीन एज में थी। और यस, बट वन थिंग आई थिंक, एक मेरे रिलेटिव में है एक लोग, उन्होंने मुझसे एक बहुत अच्छी बात बोली थी व्हेन आई वाज इन 10th। बाकी सभी लोग बात कर रहे थे परसेंटेज की, परसेंटेज आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि उन्होंने मुझसे बोला था कि नॉलेज ऑलवेज मैटर। आपके पास नॉलेज होना अलग चीज है, परसेंटेज होना अलग चीज है। तो नॉलेज जो होगी वो आपको आगे लेकर के जाएगी, परसेंटेज आपको एक दिशा में लेकर के जाएगी, लेकिन नॉलेज जरूरी है। तो आपको जानना बहुत जरूरी है, हर चीज जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको जानना जरूरी है। हो सकता है आपके उसमें मार्क्स कम आए, और पता नहीं क्यों रिचा, वो बात मुझे बहुत हिट की, आज भी मैं इतने सालों के बाद में भी वो बात याद करती हूँ। तो दिस वॉज माई कॉन्स्टेंट बिलीव कि मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ती थी मैं उसको जानती थी। मार्क्स के पीछे फिर मैं इतना नहीं गई, मेरे मार्क्स कम भी आए, ज्यादा भी आए, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा। और शायद इसी वजह से जब मैंने अपनी करियर स्टार्ट किया एज अ लेक्चरर इन मैनेजमेंट कॉलेज, और जब मैंने अपनी बेटी के बाद में दोबारा से रिसर्च करना स्टार्ट किया पेरेंटिंग के बारे में, तो मैंने बहुत सारे स्कूल्स में अप्लाई किया, प्री प्राइमरी में अप्लाई किया, प्राइमरी में, और मुझे पढ़ाने का मौका भी मिला, और उसके बाद सीनियर सेकेंडरी में भी पढ़ाया। तो आई वॉज ओनली द वन टीचर जिसके पास मैथ्स जैसे सब्जेक्ट भी थे पढ़ाने के लिए, और सोशल साइंस यानी कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट भी थे। ये कॉम्बिनेशन मुझे मतलब जो मेरे स्कूल के डायरेक्टर्स थे वो बोलते थे ये कॉम्बिनेशन हमने आज तक कभी नहीं देखा, जबकि इस स्कूल को 50 साल होने वाले हैं, कि कोई एक टीचर हो जो कि मैथ्स भी उतने ही खूबसूरती से पढ़ा रहा है जितने खूबसूरती से वो सोशल साइंस जैसा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो बिकॉज आई बिलीव कि नॉलेज इज रियली इम्पोर्टेंट, तो मुझे था कि मैं जो भी चीज पढ़ूं, जो भी समझूं, उसको वो मुझे समझ में आना चाहिए। तो शायद इस तरह का कुछ रहा है मेरा एकेडमिक्स। जब मैं टीन थी मैं काफी शाय भी थी, आई वॉज नॉट सो कॉन्फिडेंट। और आज जो बच्चे हैं जो मैं देखती हूँ, जब मैं उनसे मिलती हूँ, आई फील सो गुड, दे आर वेल मैच्योर्ड, और बहुत अच्छे से अपनी बातों को रख पाते हैं। तो ये देख के मुझे बहुत खुशी भी मिलती है कि आज हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब जो जर्नी कवर करने में मुझे 10 साल लगे या 15 साल लगे, आज वो जर्नी 2 साल में ही कवर हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ट्रू ट्रू, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि हम, मुझे औरों को तो नहीं पता, पर मुझे लगता है कि मैं बहुत डम थी, और मैं बहुत लॉन्ग टाइम तक डम थी। मतलब मैं ग्रेजुएशन तक मुझे लगता था कि मुझे, ऐसा नहीं कि मुझे आती नहीं है चीजें, या बट जो एक्स्ट्रा चीजें होती, जो आजकल के बच्चों को बहुत सारी चीजें आती है, उस सेंस में बहुत डम थी। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कोई कुछ भी बोल के चला जा रहा है, अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। बट आज के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर उनको कर पाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा उनके लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। और ये आपने बहुत अच्छी चीज कही कि नॉलेज जरूरी है, इंफॉर्मेशन उतनी जरूर, इंफॉर्मेशन हर जगह मिल जाएगी, लेकिन इस इंफॉर्मेशन से आपको नॉलेज निकालनी है। आपके पास
जानकारी होना और ज्ञान होना दोनों अलग चीजें हैं। हर yes, तो एक ही टॉपिक को हर कोई अलग अलग तरीके से पढ़ता है, हर कोई अपने हिसाब से पढ़ता है। अगर नीलम को किसी के साथ, किसी सेलेब के साथ या किसी के साथ जिसके साथ कभी उसने टाइम स्पेंड नहीं कर पाई थी, अगर कहीं जाना है, डिनर पे जाना है, लंच पे जाना है, कौन से ऐसे लोग हैं या कोई आपका इंस्पिरेशन है कि उनके साथ आप जाना चाहेंगे? yes, definitely. It's a very tricky question. So there are so many, but still, I'll choose three people. So first of all is Mother Teresa. To learn about her immense kindness and dedication to helping others. मतलब अगर आप उनको पढ़ें तो रियली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इतना सारा काइंडनेस और ह्यूमैनिटी, मतलब हाउ शी इज एबल टू डू दिस, मतलब कैसे उन्होंने किया. एंड नेक्स्ट वन इज सावित्री बाई फूले. पर्सनली आई एम सो इंस्पायर्ड फ्रॉम हर to understand her incredible resilience and commitment to women's education despite facing lots of criticism and hardship. जब वो शी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रिंसिपल, तो जब उन्होंने स्टार्ट किया विमेन एजुकेशन को, तो वो अपने घर से एक साड़ी एक्स्ट्रा बैग में रख के लेके जाती थी कि रास्ते में लोग उनके ऊपर पत्थर फेंकते, कीचड़ फेंकते, गोबर फेंकते कि औरतों को पढ़ने की बात कौन कहता है, लेकिन वो अपने उसमें कमिटेड थी कि विमेन एजुकेशन इज रियली इंपॉर्टेंट, और वो अपने बैग में एक साड़ी रख के जाती थी कि वो स्कूल में जाकर के चेंज कर ले. सो आई रियली वांट टू नो कि वो मतलब इतना डेडिकेशन, इतना कमिटमेंट, बिकॉज आई एम ऑल्सो ऑन मिशन to help women to become more confident, mindful and empowered mothers, because we need it. So definitely Savitri Bai Phule. And one of my mentor, Dr. Shefali. So my mentor, from whom I learned so much about conscious parenting and personal growth. I really love to meet her personally. So if I get chance to. Yes. हाँ, डॉक्टर शेफाली का आई नो, बिकॉज बहुत बेसिक सी चीजें वो बताती हैं, लेकिन वो इतनी इम्पैक्टफुल होती हैं जिसपे हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, या हम बहुत सारी चीजों को टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. एंड लास्ट क्वेश्चन नीलम, अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना है, अगर किसी को हेल्प चाहिए, तो वो आपको कहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है? यस डेफिनेटली. अगर आप चाहते हैं कि पेरेंटिंग के बारे में आप सीखना चाहते हैं, और पेरेंटिंग से रिलेटेड, आपकी मैरिज से रिलेटेड, और काउंसलिंग, इफ यू वांट रियली इनहेंस योर लाइफ, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. नीलम अजीत _ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जो कि आपको नीचे मिल जाएगा. आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे DM कर सकते हैं, और neelamajit.com मेरी वेबसाइट पर भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं. और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं. Okay. You can follow me for more. थैंक यू एवरीवन. बहुत सारी नीलम आपने इंफॉर्मेशन दी है, बहुत अच्छी और बहुत जरूरी, पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी और बच्चों के पर्सपेक्टिव से भी, कि हमको बैलेंस बना के चलना है. ये नहीं कि दोनों पार्टीज अलग ही लैंग्वेज बोल रही हैं तो कैसे वो मैचअप होगा. चाहे दोनों पेरेंट्स के बीच में हो, चाहे पेरेंट और बच्चे के बीच में हो, जब तक आप सेम पेज पे नहीं रहेंगे, तब तक आप एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, फीलिंग्स एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे. सो थैंक यू नीलम फॉर द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन. एंड जो भी ये इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी इशू है, आप नीलम को DM करिएगा, एंड आई एम श्योर बहुत जल्दी आपको आपके जो क्वेश्चंस है उसका आंसर मिलेगा. थैंक यू नीलम once again for this session, for joining me. And everyone, आई होप आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी, एंड मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ. तब तक के लिए टेक केयर. Yes, if they have any question, they can ask me in the chat box if they want to know, because there are so many people and they are joining us live. So thank you so much for joining us. If you have any question, you can just put your question in the chat box. We will definitely answer you. Because अभी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं मिला था. Okay. All right.
ओके, नो ओके। प्रॉब्लम। ओके एंड रिचा। और नीलम का वेबिनार भी आज होना है। आज मैंने अभी चेक किया था, आई थिंक आज है नीलम आपका वेबिनार। यस यस यस, आज ही है। तो अगर कोई भी पेरेंट जो देख रहे हैं और चाहते हैं पेरेंटिंग के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना, तो नीलम ने अपनी प्रोफाइल पे, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे लिंक्डइन का है, वहां पे उससे जाके आप उनके वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे नीलम आपको और ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगी पेरेंटिंग से रिलेटेड। तो वहां पर भी आप नीलम से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। नीलम ने व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, तो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी का यूज करिए और जो भी क्वेश्चंस है उसको रिजॉल्व करिए जितनी जल्दी आप कर सकते हैं। थैंक यू नीलम once again, and thank you everyone for joining the session. Take care and bye bye. बाय।